व्यवस्था तो दी थी। 3 वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। व्यवस्था फरमाए आप सभापति महोदय। मैंने व्यवस्था का विराज एक मिनट विराज। ऐसे तो ये रूटीन का प्रोसीजर है, बाकी मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि उस समय पे रखें। टीकाराम जूली, अभिभाषण पे श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण पर बात रखने का मौका दिया। आपका आभारी हूं। मैं माननीय मालवीय साहब की ओर से प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, जनता राज बदलती है, इस बात के लिए बदलती है कि उनके जीवन में उत्थान होगा, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव आएगा, उनको एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। और आप देखिए सभापति महोदय, 2018 में जब चुनाव हुआ राजस्थान की विधानसभा का, तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मत दिए, ज्यादा सीटें दी और राजस्थान की सरकार पर काबिज किया। लेकिन उसके ठीक 4-5 महीने बाद जब चुनाव हुआ दिल्ली की हुकूमत के लिए, तो उसी राजस्थान की जनता ने दिल्ली के लिए 25 के 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर भेजे। और ये इसलिए भेजे कि दोनों ही सरकारें राजस्थान की आमो अवाम के हित में काम करें। राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण सरकार का एक नीतिगत वक्तव्य है। जो कामकाज सरकार कर रही है, जो भविष्य में करने वाली है, उसका खाका इस सदन के माध्यम से आम जनता के सामने रखते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है माननीय सभापति महोदय कि इस समय सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में ही ऐसे वरिष्ठ सदस्य मौजूद है जिन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा में 4 दशक से भी ज्यादा अपनी जिंदगी का योगदान किया है। और राजस्थान की जनता ये उम्मीद रखती है कि दोनों ही सरकारें प्रतिबद्धता से उनके हित में काम करेगी। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, वीर राणा प्रताप की वो भूमि और वो हल्दी घाटी का युद्ध, जहां अनेकानेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन क्या नदी के इस किनारे खड़ी हुई मुगलों की सेना, नदी के इस तरफ खमनोर में खड़ी हुई राणा प्रताप की सेना और राणा पुंजा के द्वारा वो लड़ी गई लड़ाई, क्या 70 साल बाद भी उस खमनोर के आदिवासी को या उसके आसपास के इलाके आदिवासी को सरकारी नौकरी में आने का वो अवसर मिल सका है? माननीय सभापति महोदय, दोनों ही सरकारों की विचार करने का प्रश्न है कि हमने आदिवासी आरक्षण दिया, पहले जिले को यूनिट मान करके दिया कि 50% से ज्यादा जिस जिले के अंदर आदिवासी की आबादी होगी हम उसे आरक्षण देंगे, टीएसपी एरिया देंगे। फिर हमने तहसील को उसका पैमाना बनाया, फिर हमने रेवेन्यू विलेज को उसका पैमाना बनाया। लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि एक बहुत बड़े इलाके का आदिवासी जो उसी तरह की परिस्थिति रखता है, क्या वल्लभ नगर का आदिवासी प्रतापगढ़ के आदिवासी से अलग है? क्या मावली का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? क्या खमनोर का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? और क्या मारवाड़ का आदिवासी मेवाड़ के उस आदिवासी से अलग है? मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने बड़ी संख्या के अंदर भीलों को जैसलमेर जिले में बसाया था, और इसलिए बसाया था कि वो एक योद्धा कौम है और अगर कभी लड़ने की जरूरत पड़ी, मुकाबले की जरूरत पड़ी, तो वो लोग उसका मुकाबला कर सके। लेकिन आज जैसलमेर के उस भील आदिवासी की क्या हालत है?
माननीय सभापति महोदय, प्रदेश और देश की सरकार और दोनों कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी के लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि 7 दशक से वो आदिवासी वंचित है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। एक रेवेन्यू मिलेज भौगोलिक पैराफरी के आधार पर आप आरक्षण का निर्णय आदिवासी के आरक्षण का मत करिए, आप सांस्कृतिक आधार पर करिए कि कौन किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से ये पूरे इलाके के लोग जुड़े हुए थे और कैसे उनको लाभान्वित किया जा सकता है। मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है कि मारवाड़ का आदिवासी आज 70 साल के बाद भी एक भी सीधा आईएएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आईपीएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आरएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आरपीएस नहीं बन सका। क्या गुनाह है उनका? ये सब हमारा दोष है। हमने इस तरह के निर्णय लिए और हमने छोड़ दिया कि एक परिवार में जिसके साथ साथ आईएएस है उससे मुकाबला करने के लिए उस मावली और खमनोर के आदिवासी को छोड़ दिया। क्या वो उनका मुकाबला कर पाएगा? क्या वो उनके मुकाबले के जरिए नौकरी हासिल कर सकेगा? समय आ गया है सभापति महोदय। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी 25 सांसद दिए हैं और आज से ज्यादा बेहतर अवसर नहीं होगा कि जब अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री है, गुलाब चंद कटारिया जैसे प्रतिपक्ष के नेता हैं और डॉक्टर सीपी जोशी जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, चाहे कांग्रेस का आदमी हो तो वो गुलाब चंद कटारिया का नाम सम्मान से लेगा, चाहे बीजेपी का आदमी हो वो अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सम्मान से लेगा। ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। तो 21वीं सदी के अंदर हमें समाज के उस सबसे वंचित तबके के हित में सोच करके एक सर्वदलीय बैठक करके मारवाड़ और मेवाड़ के इन वंचित आदिवासियों के हित में कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। और मैं तो विनती करूंगा कि इन तीनों ही लोगों को, लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान के हैं ओम बिड़ला साहब, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एक नए दरवाजे, एक नए रास्ते हमारे उस वंचित तबके के लिए खोलने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बहुत उम्मीद से हमारे महबूब नेता राजीव गांधी ने सोचा था कि हम ग्राम पंचायतों को अधिकार देंगे, हम नगर पालिकाओं को अधिकार देंगे, उनको संवैधानिक इकाई बनाने का सोच उन्होंने दिया। उनके मौजूद रहते संवैधानिक अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन राज्यसभा में तब भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया और वो संशोधन पारित नहीं किए जा सके। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के वक्त में 73 और 74वें संशोधन के जरिए वो अमेंडमेंट किए गए और ग्राम पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक इकाई का दर्जा दिया। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वेंकटैया नायडू ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री होते थे, दिल्ली में उन्होंने सम्मेलन बुलाया, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी उसमें सम्मिलित हुई और तय किया गया कि निचले स्तर पर अधिकार दिए जाएंगे। आज इतने साल के बाद भी क्या दशा है? हमने इस सदन में चर्चा की थी, ये तय किया था कि हम 5 विभाग इनको स्थानांतरण देंगे, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। क्या हुआ? क्या हश्र है और क्या हमारी भर्तियों के हालात है? माननीय सभापति महोदय, सरकार इनकी हो, सरकार इनकी हो, आए दिन पर्चा लीक हो रहा है, गिरोह पर्चे बेच रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे जिन लोगों को हमने ये दायित्व दिया हुआ है वो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते? यूपीएससी के अंदर क्यों एक भी पर्चा लीक नहीं होता? यूपीएससी के अंदर क्यों कोई गिरोह काम नहीं करता? कमियां तो हम में है, हम किस आधार पर निर्णय कर रहे हैं? इन संवैधानिक संस्थाओं को जिस रूप में गिरावट की तरफ ले जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि एक नए नजरिए के साथ सरकार काम शुरू करे। क्या अनेक जिलों के हालात है? नीति आयोग ने क्या कहा? राजस्थान के 6-7 जिले ऐसे हैं जहां वर्षों से पद खाली ही खाली पड़े, सरकार आती जाती रहती है, कभी इनकी आती है, कभी इनकी आती है, और वो खाली के खाली। कौन सोचेगा इनके बारे में? क्यों सरकार एक नई सोच के साथ नहीं आती है कि हम स्थायी रूप से राजस्थान के तमाम जिलों को एक ऐसी व्यवस्था देंगे कि लोगों को सुशासन मिल सके। आज मैं जिस जिले से आता हूं, सिरोही जिले से, 189 पटवारियों के पद है, 100 से ज्यादा पटवारियों के पद खाली पड़े हुए। इनके राज्य में भी खाली थे, आज भी खाली।
और भर्ती करेंगे, लगेंगे, फिर खाली हो जाएंगे। वो के वो ग्राम सेवकों के हालात है, वो के वो कृषि पर्यवेक्षकों के हालात है, वो के वो आयुर्वेद के हालात है, और हॉस्पिटल के हालात तो इससे भी ज्यादा भयावह थे जब मुझे राजस्थान हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी और वहां से आदेश करवा के सिरोही जिले में चिकित्सा कर्मियों की भर्ती करवा। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं सभापति, क्यों नहीं आप जिला कैडर बनाते, जिला स्तर पर नियुक्ति का निर्णय करते। जिसको भी नियुक्ति लेनी है, नौकरी लगना चाहता है, जिंदगी भर उसी जिले में नौकरी करनी पड़ेगी। जब तक इस तरह के फैसलों के साथ आप आगे नहीं आएंगे, राजस्थान की जनता को सुशासन देना संभव नहीं होगा। माननीय सभापति, क्योंकि लोग लग जाते हैं और फिर आप और हम ही लगते हैं, नहीं हमारे क्षेत्र के लोग हैं, लाओ उन्हें, और वहां फिर खाली। कोई पढ़ाने की माकूल व्यवस्था नहीं, कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि इस दिशा में सोचे और एक नई सोच के साथ में आने वाले वक्त में राजस्थान को आगे ले जाए। इससे बेहतर समय नहीं आएगा। अब पिछले 2-3 दिन से माननीय सभापति महोदय, मैं लगातार हमारे सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूं। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनेक बातों को लेकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अपने तरीके से उन्होंने हालात बताने की कोशिश की, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों बनी? राजस्थान के अंदर तो विधानसभा चुनाव के नतीजे तो दिसंबर में आए थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने उससे पहले ही पूरे राजस्थान में एक नारा चला दिया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और वो रिजल्ट में भी दिखा कि जब 162 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 72 पर आकर के खड़ी हुई। और ये क्यों आकर के खड़ी हुई, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। राज्य की औसत आर्थिक वृद्धि क्या हालात थी? 2009-10 से 13-14 की औसत आर्थिक वृद्धि दर राजस्थान की 8.19% रही थी, और इनके राज्य में 2014-15 से 2018-19 में औसत आर्थिक वृद्धि दर घट करके 6.86% रह गई। आप इतना नीचे ले आए, और फिर ये कठिन हालात है। आपकी दिल्ली की सरकार ने अनेक जन विरोधी निर्णय कर दिए, नोटबंदी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया, तो इसको तो नीचे जाना ही। तो जो 6.86 पर आप लाए थे, वो 2019-20 में 5.05 पे रह जाएगी, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, 2009-10 से 13-14 में प्रति व्यक्ति आय राजस्थान के अंदर प्रचित मूल्यों के आधार पर औसत वृद्धि दर 16.44 थी, और स्थिर मूल्य के आधार पर 6.31% थी। 14-15 से 18-19 में जो 16.44 थी, उसको तो आप 9.75 पे ले आए, और स्थिर मूल्य पर जो 6.31 थी, उसको 5.18 पे ले आए। 5 साल आपने किया क्या है? और इसीलिए आपको राजस्थान की जनता ने दंडित किया। एग्रीकल्चर का शेयर राजस्थान का जो 2013-14 में 28.24% था, जीएसडीपी में 28.14, वो 18-19 में घट करके 25.16 रह गया। ये आपका एग्रीकल्चर पर आपका ये कमिटमेंट और ये रिजल्ट आपका रहा है। और कृषि की वृद्धि दर जो 13-14 में 8.94 थी, 2008-9 की 4.19 से बढ़ाकर अशोक गहलोत ने 8.94 पर पहुंचाई, वो आपने घटाकर 18-19 में 4.97 पर लाकर के छोड़ दी। और लोन और लाइबिलिटी जो 2013-14 में 1,29,910 करोड़ रुपए छोड़ करके गए, जीएसडीपी का 23.58%, 18-19 में आपने बढ़ा करके 1,29,000 से 3,11,037 करोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया।
जो जीएसडीपी का 23 से बढ़कर 33% हो गया। अब कहते आप कर्जा बढ़ गया, अब कहते देनदारी बढ़ गई, अब कहते दायित्व बढ़ गया। अरे 5 साल तो घी पिए जा रहे थे आप। माननीय सभापति महोदय, और प्रति व्यक्ति कुल ऋण और लायबिलिटी जो 2013-14 में अशोक गहलोत 18,263 रुपए छोड़ करके गए थे, आप वापस उनको 40,519 रुपए राजस्थान के प्रत्येक आदमी पर कर्जा पकड़ा करके गए हो। सिर्फ 5 साल में आपने 181% ऋण और लायबिलिटी आपने बढ़ा दी। माननीय सदस्य बिराजी, आपके समझ के बाहर का यह मामला। जिनके समझ में आ रहा है वो नोट कर रहे हैं, आपकी समझ के बाहर है ये मामला। माननीय सभापति महोदय, ये सारे हालात मैंने आपको निवेदन किए। अब इन विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत को राज मिला, लेकिन 2 साल में कोई कह सकता है? इन विपरीत परिस्थितियों में भी अशोक गहलोत ने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह मोड़ा? एक हौसले के साथ, ऊर्जा के साथ राजस्थान की आमो आवाम की सेवा में उनके सपनों को पूरे करने की दिशा में मजबूती से खड़े रहे। माननीय सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी चले गए। एग्रीकल्चर के निर्यात प्रोत्साहन की नीति लेकर के आई गवर्नमेंट। 1 करोड़ कैपिटल में 1 करोड़ ब्याज में अनुदान। आप कृषि आधारित कोई भी अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया। राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी बाधाएं आ रही थी, सारी बाधाओं को दूर करने का काम किया। जो सिंगल विंडो सिस्टम एक खाली दिखावटी विंडो रह गया था, कानून के जरिए परिवर्तन करके रिको के एक ही छत के नीचे इन्वेस्टर को सारी सुविधा देने का काम, और 3 साल राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़े हुए सारे कानूनों को रिलैक्स करते हुए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए एक मौका अशोक गहलोत की सरकार ने दिया। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य क्या हालात थे? हिम्मत दिखाई, ये कर्जा नहीं देखा, ये विषम आर्थिक परिस्थितियां नहीं देखी, ये अर्थ के खराब हालात नहीं देखे। एक सपना दिया कि राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, जहां निजी क्षेत्र का नहीं हो, सरकारी हो। भारत सरकार ने दिया है तो जालोर का प्रस्ताव भेजा हुआ है। बिल्कुल 1 साल से भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है। जालोर सिरोही का संसद जीता करके भेजा है, लगातार 4थी बार भेजा है। लाओ, मंजूर करा के लाओ। रोक के रखा हुआ है। बयान कर रहे भारत सरकार ने दिए, धोती हवाई लूट रहे, धोती हवाई लूट रहे। माननीय सदस्य, और माननीय भारत सरकार भी अपनी ही है, सुनिए आराम से। और माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ नीति आयोग कह रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन के अंदर राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 2 पर है। और माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्य से अपेक्षा रखता हूं कि तो गंभीर चर्चा हो रही है तो कृपया शांति से सुने। आपको भी बोलना है, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। मैं वार्न करता हूं आपको, ये गलत आदत है आपकी। आपका कल नंबर था, आप बोलिए आराम से। आपके माननीय सदस्य बोलेंगे, कृपया बीच में इंटरव्यू नहीं करें आप। मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, कृपया शांत रहे और सुने। माननीय, एक विजन दिया, राजस्थान हरा भरा कैसे बने, हरित राजस्थान कैसे हो। स्कूलों में नामांकन के आधार पर वृक्ष मित्र योजना दी। पूरे राजस्थान के स्कूलों के अंदर नामांकन के आधार पर 29 लाख वृक्ष माननीय सभापति महोदय लगाए गए। हमारे जंगलात के महकमे ने 1 करोड़ 21 लाख पौधे लोगों को दिए। अनेक जगह पर हमारे जिला कलेक्टरों ने
जहां जब बच्चियां हुई उन बच्चियों की माताओं को पौधे भेंट किए और एक वातावरण बनाकर की कोशिश की कि राजस्थान हरा भरा कैसे बने। माननीय सभापति महोदय, 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा, 450 के लगभग नए जीएसएस बने और इस बात का प्रयास हुआ कि राजस्थान कैसे जगमगाए। माननीय सभापति महोदय, आपके पीछे जी महात्मा गांधी की तस्वीर है और अशोक गहलोत की सरकार सदैव, आज नहीं, जब से उनको राजस्थान की हुकूमत में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, इन्हीं महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने दिल दिमाग में रख करके समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए अपनी सरकार को समर्पित किया। जिस भिखारी को कॉलोनी में अगर किसी घुस जाता है भिखारी, तो कुत्ता जिसको देख करके भौंकने लग जाता है, वो भी उसको खदेड़ने की कोशिश करता है। उस भिखारी के लिए इस सरकार ने कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाया। हमारे श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी क्षमता है। उस क्षमता को परमात्मा हर मनुष्य को क्षमता दी है। माननीय सभापति महोदय, मौका नहीं मिलता, कोई जन्मजात भिखारी पैदा नहीं होता, हालात उसको भिखारी बनाते हैं। लेकिन एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि वो अपने नागरिक की क्षमता को कैसे बाहर लाए। इस सरकार ने उनके लिए भी कौशल प्रशिक्षण शिविर किया। मैंने 7 पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखे। मैं राजस्थान के सीमावर्ती सिरोही जिले से आता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे लोग बहुत प्रवासी बाहर जाते हैं। कोविड के अंदर बाहर आए, बाहर से आए, पैदल आए, अनेक तकलीफों को देखते हुए आए। गांवों में रोजगार नहीं था। हम वो हैं जिसने चरम कोरोना काल में 14 मई को सबसे पहले हिंदुस्तान में नरेगा का काम शिवगंज ब्लॉक में हमने शुरू किया। लोगों के दिन पूरे हो गए। 7 प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे कि नरेगा मजदूरों के कार्य दिवस 100 से बढ़ा करके 150 करिए। कोई जवाब नहीं आया, न कोई निर्णय आया। लोकसभा के अध्यक्ष जी चूंकि हमारे साथ राजस्थान की विधानसभा में रहे हुए हैं, मैंने उनसे भी विनती की जब मिलना हुआ, यह भी कहा कि छोटे कस्बों के लिए शहरी रोजगार योजना लाइए, लोग परेशानी में नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि दिशा की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में कथौड़ी और सहरिया जाति के आदिवासियों के लिए उन्होंने कार्य दिवस नरेगा में 100 से बढ़ा करके 150 करने का निर्णय अपने स्तर से। हमारे संसाधन सीमित है। आज फिर आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मैं विनती करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी तक राजस्थान की जनता की यह भावना पहुंचाइए। आपके अपने मेवाड़ इलाके के अंदर लाखों की तादाद में लोग इसी के भरोसे अपने बच्चों की जिंदगी को नया आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आलोचना तो बहुत की जा सकती है, लेकिन वो लौह महिला जिसका लोहा इस देश ने नहीं पूरी दुनिया ने माना, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की स्मृति में जिस रसोई योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, कितना बढ़िया खाना मिलता है। 8 रुपए के अंदर स्वादिष्ट भोजन। मैं स्वयं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी है वहां जाकर के आया, और जितना सरकार ने लिमिट दी हुई है उतनी संख्या में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इस अल्पावधि के अंदर 1,56,00,000 लोगों ने इंदिरा रसोई की उस थाली का उपयोग अपने भोजन के लिए किया। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या रही है पत्र में काम करने वाले मजदूरों की। बीमारी हो जाती है, जानलेवा बीमारी है, लाचार हो जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, सिलिकोसिस नीति लेकर के आए और उसके जरिए वो पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का प्रबंध किया उन्होंने। मर जाए तो उसके पीछे 2 लाख रुपए उसके जरिए देने का प्रबंध किया उन्होंने। उसकी विधवा के लिए पेंशन की व्यवस्था की उन्होंने। उस सिलिकोस पीड़ित के बच्चों के लिए पालनहार योजना का लाभ देने की व्यवस्था।
इससे बेहतर किसी सरकार का मानवीय चेहरा क्या हो सकता है माननीय सभापति महोदय? जब अशोक गहलोत ने अपने पहले मुख्यमंत्री काल में पेंशन शुरू की थी, यही बीजेपी के लोग थे, मजाक उड़ाते थे। और जब सत्ता में आए तो उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश तो की, लेकिन जनता का इतना दबाव था कि उसको बंद नहीं कर सके। अशोक गहलोत की सरकार आने के तुरंत बाद इनकी पेंशन 500 रुपए थी, उसको 750 किया, जिनकी 750 थी उसको 1000 किया, जिसकी 1000 थी उसको 1250 रुपए किया। और वो हमारा लघु और सीमांत काश्तकार, छोटा काश्तकार जो इसके जमीन के कारण इसका लाभान्वित नहीं हो पा रहा था, उसको भी अशोक गहलोत इस दायरे में लाए और राजस्थान के 2,79,000 लघु एवं सीमांत काश्तकारों को पेंशन से लाभान्वित किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र पिछले 2 दिन से लगातार कृषि ऋण की बात कर रहे हैं। कभी ये सवाल 2014 में जो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, भाइयों और बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कर्जा नरेंद्र मोदी का कर्जा होगा और मेरी सरकार आने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी होगी। नेशनलाइज्ड बैंक का 5 रुपए का कर्जा 7 साल में नरेंद्र मोदी ने माफ किया। अरे धन्यवाद दो मनमोहन सिंह को, जिसने वायदा किया था तो 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा देश के किसानों का माफ। वो नेशनलाइज्ड बैंक का कर्जा था। और जो राहुल गांधी जी ने वादा किया 10 दिन का, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सरकार के बैंकों का कर्जा 10 दिन में माफ करके दिया। खुद का तो प्लीज माननीय से बिराजिए 14,000 करोड़ रुपए कर्जा खुद का तो जो माफ किया तो किया। आप जो जाते जाते निर्णय करके गए थे, आपके दायित्व का 6,000 करोड़ रुपया भी अशोक गहलोत ने उठाया, 20,000 करोड़ रुपया दिया। आप यहाँ पे बैनर लेकर के खड़े हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बिराजिए दो राजस्थान की जनता ने 25 सांसद आपको जिता करके दिए हैं। अरे उनके मुंह में जुबान डालिए कि जो 2014 में आप वायदा किया था राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने का, वो कर्जा माफ करिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे बच्चे, पिछड़ी जाति के बच्चे, दलित समाज के बच्चे बच्चियां, आदिवासी समाज के बच्चे बच्चियां हॉस्टलों में रहते हैं। उनको खाना अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छी गुणवत्ता का मिले। अशोक गहलोत ने फैसला किया और मैस भत्ता बढ़ा करके 2,500 रुपए किया। माननीय सभापति महोदय, और आपको याद दिलाना चाहूंगा सभापति महोदय, अशोक गहलोत की सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 1 रुपए किलो पहले गेहूं देने का निर्णय किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने आते ही उस निर्णय को निरस्त कर दिया और उन बीपीएल के लोगों को उस राहत से वंचित कर दिया। फिर से राजस्थान के मानवता से ओतप्रोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज मिला और आते ही उन्होंने निर्णय किया कि बीपीएल के परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। राजस्थान के लाखों परिवार इस निर्णय से लाभान्वित हुए। माननीय सभापति महोदय, पूरे गायों की बात भले कोई कितनी करो, पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री थे जिसने 2013 के अंदर पहली बार निर्णय किया स्टेट बजट से कि हम गौशालाओं में रह रही गायों को अनुदान देंगे, और 2013-14 के अंदर पहली बार गोवंश को अनुदान देने का निर्णय अशोक गहलोत ने किया। इन्होंने 2013-14 में वायदा किया था, अशोक गहलोत तो 3 महीने का अनुदान दे रहा है, हम सत्ता में आए तो 9 महीने का देंगे। पूरे 5 साल भूल गए, पूरे 5 साल उनको ये याद नहीं आया कि 9 महीने का अनुदान देना है। लास्ट में जाते जाते 18-19 में ये सगुफा करने की कोशिश की, लेकिन तब भी 3 महीने से ज्यादा नहीं दे पाए। ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में जब किसी सरकार ने इतना अनुदान गौशालाओं को दिया हो।
छोटे पशु का 32 रुपए था, बड़े पशु का बढ़ा करके 40 रुपए किया, छोटे का 16 रुपए था, बढ़ा करके 20 रुपए किया। तो गौ माता का आशीर्वाद तो अशोक गहलोत के साथ है। और कितने ही षड्यंत्र आप करते रहे, आने वाले 3 साल तक अशोक गहलोत का झंडा फहराता रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पड़ोस के राज्यों में कोरोना के मरीजों को इलाज पर लाखों रुपए खर्च करने पड़े, कईयों को बड़ा बड़ा बिल उठाना पड़ा, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो 40,000 रुपए का जीवन रक्षा इंजेक्शन कोरोना के सीरियस पेशेंट को लगता है, वो भी मुफ्त किया। रेमडेसिविर के जो 5 इंजेक्शन लगते हैं वो भी मुफ्त किए। कोरोना की जांच है वो भी मुफ्त की। कोई ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने कह दिया दूसरे राज्यों को कि अशोक गहलोत की सरकार से सीखो, पूरी दुनिया के सामने ऐसे ही राजस्थान मॉडल राज्य बन गया। ऐसे ही अमेरिका की प्रेसिडेंट की प्रेस एडवाइजर ने राजस्थान के कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के आर्टिकल लिख दिया। नहीं, घंटों तक इस चीज को रिव्यू किया है, एक एक से संवाद किया है, छोटे से छोटे आदमी से बात किए, एमएलए हो, एमपी हो, साधु हो, सन्यासी हो, सबसे बात किए, तब जाकर के राजस्थान रिकवरी रेट के अंदर सबसे बेहतर और डेथ रेट में सबसे कम रहा। माननीय सभापति महोदय, हम लगातार विनती करते रहे कि लोगों के पास संसाधन नहीं है कोरोना के डेज में, पर राजस्थान के 33 लाख लोगों को उनके खातों के अंदर अगर पैसे किसी ने दिए 3500 रुपए, तो वो अशोक गहलोत ने दिए। 20 लाख का वो सीतारमण जी का पैकेज, पूरे राजस्थान में किसी के खाते में 5,000 रुपए आए हो तो कोई बता देना बीजेपी का आदमी। माननीय सभापति महोदय, बच्चे शिक्षा में आगे कैसे बढ़े, कैसे अपने मां बाप का नाम रोशन करें, कैसे अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की अशोक गहलोत ने। 1,92,000 बच्चों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे साधारण तबके के लोग मन में ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे बच्चों, क्योंकि अब ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में गांव में बदल गई है, पूरी दुनिया एक गांव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सब कुछ इतना नजदीक कर दिया है। साधारण से साधारण परिवार सोचता है कि उनका बच्चा कुछ करे, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करे, आगे बढ़े। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जिसने अपनी सरकार के पहले साल में निर्णय किया कि हम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोलेंगे। दूसरे साल में भी उस निर्णय को जारी रखा और राजस्थान के हर ब्लॉक के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खुले। और माननीय सभापति महोदय, आपकी स्वयं की जानकारी में कितनी बड़ी संख्या में नामांकन इन विद्यालयों के अंदर हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 2.5 लाख लोगों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिला। और एक शिकायत हमेशा से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को रही है कि इस तरह के नॉर्म्स बना करके रखे हुए हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जी को, जो खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, समर्पित खिलाड़ी है, डेडिकेटेड है, डेली प्रैक्टिस करते हैं और बहुत बेहतर खेलते हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात के लिए कन्विंस किया कि हमें रिलैक्सेशन देकर हमारे खिलाड़ी को नौकरी देनी चाहिए। आज राजस्थान के खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न डीवाईएसपी बने, दूसरे पदों पर लगे। पहली बार 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी अशोक गहलोत की सरकार ने दी। माननीय सभापति, मैंने जैसा आपको निवेदन किया, मैंने आपके सामने ये तथ्य रखे कि 5 साल में कैसा भट्टा बैठा करके गए थे, लेकिन इसके बाद भी क्या कमी रही। मैंने जो जन कल्याणकारी निर्णय किए वो तो बताए ही आपको, लेकिन क्या राजस्थान में नई नगर पालिकाएं नहीं खुली? क्या राजस्थान में नई ग्राम पंचायतें नहीं बनी? क्या राजस्थान में नई पंचायत समितियां नहीं बनी?
क्या राजस्थान में 90 डिग्री कॉलेज नहीं खुले? क्या राजस्थान में नई अदालतें नहीं खुली? विराजिए विराजिए विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए 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 विराजिए। क्या राजस्थान में रीको के नए औद्योगिक क्षेत्र नहीं खुले? क्या नए स्पेशल जोन नहीं बने? खिलौना बनाने वालों के लिए अलग जोन, कृत्रिम आभूषण बनाने वाले के लिए अलग जोन, दवाइयों वालों के लिए अलग जोन, अलग अलग मार्बल वालों का अलग जोन, ग्रेनाइट वालों का अलग जोन। पहली बार राजस्थान में ऐसी विशिष्टताओं के साथ रीको आया है और उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। राजस्थान का औद्योगिक जगत माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी की मार्गदर्शन में एक नए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। आज राजस्थान की एक बीमारू प्रदेश की छवि नहीं रही। राजस्थान का ब्यूरोक्रेट भी, उसने भी अपनी मानसिकता हुकूमत की देखते हुए बदली, वो भी पॉजिटिव है। अब कोई इन्वेस्टर आना चाहता है तो कलेक्टर भी तुरंत रेस्पॉन्ड करता है, जाता है, जमीन दिखाता है, कोशिश करता है। और ये सब इसलिए हुआ है कि सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली है और ये नजरिया दुनिया के सामने आया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया आपको, मेडिकल कॉलेज, भूमिगत मेट्रो पहली बार काम शुरू होने जा रहा है। सीवरेज प्रोजेक्ट राजस्थान में जगह जगह चल रहे हैं, टाउन हॉल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, सीएससी आई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हैं, पीएससी आई है, नए जीएसएस बने हैं। और इस सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस विधानसभा का है, अनेक काम इस विधानसभा ने पहले भी किए, अनेक प्रगतिशील कानून पहले भी लाए इस विधानसभा ने। और इस 15वीं विधानसभा में भी राजस्थान की सरकार के माध्यम से अनेक प्रगतिशील कानून माननीय सभापति महोदय राजस्थान की जनता को मिले हैं। आलोचना तो बहुत हो सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार को भारत सरकार ने अनेक बार नवाजा है, अनेक अवार्ड दिए हैं, अनेक इनाम दिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज के अंदर 8 पुरस्कार माननीय सभापति महोदय 2020 में राजस्थान को दिए और इसके अंदर करीब 2 करोड़ रुपए राजस्थान को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार ने मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड 2020 का राजस्थान को दिया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को दिया है और साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने राजस्थान को एप्रिसिएशन अवार्ड माननीय सभापति महोदय 2019 में राजस्थान को दिया है। और विधिक सेवा दिवस पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा के राष्ट्रीय अवार्ड से राजस्थान को सम्मानित किया है। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, अभी कोरोना काल में भी सबसे बेहतरीन लोक अदालत का काम राजस्थान ने किया है और जिसकी सराहना भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है माननीय सभापति महोदय। इतना ही नहीं, नेशनल वाटर अवार्ड उदयपुर जिले को वाटर कंजर्वेशन के लिए मिला, आसानसोल जिले में 12 जिले को फर्स्ट प्राइज मिला, स्वच्छ भारत मिशन में सामुदायिक शौचालय निर्माण में राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2019 का फर्स्ट प्राइज माननीय सभापति महोदय राजस्थान को मिला और घाटोल पंचायत समिति को देश की सभी पंचायत समितियों में पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के अंदर मिला जो राजस्थान की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए श्रेष्ठ राज्य के रूप में राजस्थान को सम्मानित किया गया। जोधपुर और नागौर को श्रेष्ठ जिला श्रेणी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, पोषण अभियान में भी समग्र उत्कृष्टता श्रेणी में राजस्थान को 1.5 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार भी इंदिरा गांधी नहरी तंत्र में तेजपुरा माइरन पर
माइक्रो सिंचाई पद्धति के कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी पुरस्कार कोई एनजीओ ने नहीं दिए माननीय सभापति। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के अलग अलग विभागों ने और उनकी सरकार ने माननीय सभापति महोदय राजस्थान को दिए। अब मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा। बहुत चर्चा हुई, कल मैं प्रतिपक्ष के नेता के विचार सुन रहा था भ्रष्टाचार को लेकर। हर सरकार यह कोशिश करती है कि उसके नागरिकों को सुशासन मिले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किए होंगे और ये सरकार भी कर रही है। लेकिन यह कहना कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तो अधिकारियों को पकड़ता है और राजस्थान की वर्तमान सरकार उनको छोड़ देती है, उनको मुक्त कर देती है, पूरी तरह से गलत है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपना काम करता है, लेकिन वो काम कानूनी मापदंड पर सही है या नहीं है। कितने लोगों का अभियोजन स्वीकृति देना हुआ कानून सम्मत है या नहीं है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को यह तय करने का पूरा अधिकार है। कि आदमी को अगर झूठा फंसाया जा रहा है तो क्या राजस्थान की सरकार उसको रोकेगी? नहीं। माननीय सभापति महोदय, और ये जो बात कर रहे थे और इतनी बात कह रहे थे, बहुत अच्छा होता जब राजस्थान के गृह मंत्री थे तब अपनी सरकार को ये बता पाते, कह पाते कि अभियोजन स्वीकृति एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मांग रहा है, उनकी रोको मत। लेकिन तब तो रोकी नहीं। 2014 ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो राजस्थान सरकार से एनओसी मांगी, 52 ऐसे मामले हैं माननीय सभापति महोदय जब वसुंधरा राजे की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को एनओसी देने से मना कर दिया और मुकदमे खत्म हो गए। ये 2014 का फिगर है 52। 2015 में 69 केसेस ऐसे हैं जब वसुंधरा राजे की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। 2016 के अंदर 68 केसेस ऐसे हैं कि जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को वसुंधरा की सरकार ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। 2017 में 26 ऐसे मामले हैं जब अभियोजन स्वीकृति एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को नहीं दी गई और 2018 में 28 ऐसे मामले हैं। इस तरीके से 244 ऐसे मामले हैं जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपराध प्रमाणित माना, लीगल एडवाइस लेकर के प्रमाणित माना और अभियोजन स्वीकृति के लिए वसुंधरा राजे के पास भेजा। लेकिन 244 मामलों के अंदर स्वीकृति नहीं दी। और तब समाप्त करें। मेरा टाइम देखो, अभी टाइम कहां समाप्त करा रहे, अभी तो बहुत बोलना है मेरे को। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अब 25 सांसद माननीय सभापति महोदय दिल्ली भेजे हैं। क्या हुआ ईस्टर्न रीजन प्रोजेक्ट का? 2018 में प्रधानमंत्री जी कह करके गए थे कि उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में शामिल करेंगे। उसके बाद भी 2 बजट आ गए, राजस्थान की परियोजना को दर्जा मिला नहीं। और माननीय सभापति महोदय, रेलवे के प्रोजेक्ट, भीलवाड़ा की फैक्ट्री जिसकी जमीन सरकार ने मुफ्त दी है, आज अगर जमीन लेने जाओ तो कितना पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो काम शुरू नहीं हो रहा है। रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, अजमेर सवाई माधोपुर वाया चौथ का बरवाड़ा, पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन, अजमेर कोटा नसीराबाद रेल लाइन, तारंगा हिल आबू रोड रेल लाइन। माननीय सभापति महोदय, और सिरोही को रेल से जोड़ने का जो सर्वे करके 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना हुआ पड़ा है, 5 पैसे भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिए। ये 25 लोग जीता करके भेजे हुए हमारे क्या काम आएंगे? और माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे डीजल पेट्रोल की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार ने कितना डीजल पेट्रोल पर पैसा बढ़ाया है, उसका एक अंदाजा आप देखिए माननीय सभापति महोदय।
एक्साइज ड्यूटी, माननीय सभापति महोदय, नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच में डीजल और पेट्रोल पर 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। 9 बार। पेट्रोल पर 11.77 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। जो 2014 में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की आय 99,000 करोड़ रुपए थी, वो बढ़कर के 2,42,000 करोड़ रुपए हो गई। ये हिंदुस्तान की जनता को चूना लगाने का किसने काम किया? 107 रुपए प्रति बैरल, $107 कच्चे तेल का भाव था मनमोहन सिंह के टाइम, आज 45 रुपए भाव हो गया। हिंदुस्तान की जनता को उसका फायदा नहीं मिले, इसलिए बार बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके हिंदुस्तान की जनता को उस लाभ से वंचित कर दिया। और अब एक नई चीज लिया है, डीजल पेट्रोल पर सेस और सरचार्ज। अप्रैल 17 में डीजल पेट्रोल पर क्या सरचार्ज था? 12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर। आज मई 20 में 30 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पर सरचार्ज है। और डीजल पर जो अप्रैल 17 में 4 रुपए 83 पैसे सरचार्ज था, वो मई 20 में बढ़कर के 27 रुपए हो गया। हिंदुस्तान की जनता को यह पता नहीं पड़ रहा है कि 100 रुपए को भाव कैसे चुने जा रहा है। 50 रुपए तो तेल का भाव है और 50 रुपए नरेंद्र मोदी का टैक्स है। माने सभापति, बार बार वेट को लेकर के खड़े हो जाते हो। समाप्त करें मानी से, समाप्त करें प्लीज। मेरा 45 मिनट टाइम है, आप देख लो अच्छी तरह से। 45 मिनट आप रुकिए अभी। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं किसान सम्मान निधि का। क्या हाल है किसान सम्मान निधि का? 6 लाख किसानों को प्रथम किस्त की राशि अभी तक भारत सरकार पर लंबित है। 6 लाख किसानों की राजस्थान की, 8,24,000 किसानों की सेकंड किस्त, 6,78,000 किसानों की थर्ड किस्त, 8,42,000 किसानों की चौथी किस्त, 7,79,000 किसानों की पांचवी किस्त और 6,77,000 किसानों की छठी किस्त और 4,16,000 किसानों की 7वीं किस्त उनके खातों में अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई है। कोई भारत सरकार में देखने वाला नहीं है, कोई भारत सरकार में देखने वाला नहीं है। शर्म आप करिए। क्या बात जा रही है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंदर 3 किस्तों के अंदर 2,000 रुपए मिलता है। छठी किस्त, 7वीं किस्त, 8वीं किस्त। कुछ तो क्या इतनी सीनियर आदमी क्या जा रहा है? बोलेंगे अभी ये भारत सरकार पहली जिनका बाद में हुआ है, उनकी किस कैसे काउंट होगी? उनकी कैसे काउंट होगी? समाप्त करें प्लीज सेव करें। क्या मैं कर रहा हूं? प्लीज सेव करें। बिराजे सभापति महोदय, बिराजे प्लीज 5 मिनट लूंगा आपको। अब माननीय सभापति महोदय, अब ये बात कर रहे थे, बार बार इनको सपने आते हैं, जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं या बाहर स्टेटमेंट देंगे कि जब होगा तब सरकार गिर जाएगी। राजस्थान को पॉलिटिकल टूरिज्म की कैपिटल आपने बना दिया। पूरे देश के अंदर एमएलए की खरीद फरोख्त करते हो, एमएलए की मंडी बना दिया। गुजरात में खरीद फरोख्त करते हो, गुजरात के एमएलए यहां आते हैं। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करते हो, मध्य प्रदेश के एमएलए यहां आते हैं। महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करते हो, महाराष्ट्र के एमएलए यहां आते हैं। कर्नाटक में खरीद फरोख्त करते हो, कर्नाटक के एमएलए यहां आते हैं। और आपको कल पता चल गया होगा अच्छे तरीके से, कल पता चल गया। श्री अशोक लाहोटी, एक शेर के साथ बात खत्म कर रहा हूं। अशोक लाहोटी, एक शेर के साथ बात खत्म कर रहा हूं सभापति महोदय। सभापति महोदय, 1 मिनट, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं किसी नजर कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, एक शेर के साथ बात खत्म करो। माननीय किसी नजर को तेरे वादे का इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरे वादे का इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के गरीब और गरीब आज भी है। वो 15 लाख वो अच्छे दिन